नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि फर्स्ट क्लास में काफ़ी ज़्यादा जो है आपको एनर्जी भी महसूस हुआ, नॉलेज भी हुआ और साथ ही साथ आपको ये लगा कि हाँ, हमारा पढ़ना जो है कुछ वर्थ रखता है। हमारे पढ़ने से अगर कंटिन्यूटी बनी रही इस तरह से तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो चाहे BHU की लॉ फैकल्टी हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हो या CUSB की हो, कहीं भी जहां भी आपकी ड्रीम होगा बहुत इजीली आप चले जाओगे, क्योंकि तब आप सभी जगह के कट ऑफ में आ रहे होगे। तो उस कड़ी को कंटिन्यू करते हुए आज हम डे 2 में लेके आ गए हैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो आगे का भाग, जहां तक हमने पढ़ रखा था, जहां तक हमारी बातें हुई थी, उसके आगे की चीज़ों को आज हम देखेंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा था, जैसे हमने ये देखा था कि इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एग्रीमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट का क्या रिलेशन है, उसमें लैंडमार्क केसेस के बारे में हमने देखा था, जनरल ऑफर के बारे में देखा था, जनरल ऑफर के इंग्रेडिएंट के बारे में देखा था। तमाम चीज़ें एक एक करके हम जो है पढ़ रहे थे। आज जो है उसी के कड़ी में हम आगे की चीज़ों को देखेंगे, उसके आगे जो है इस चीज़ को हम आज देखेंगे। तो ये जो है आप सभी लोग चलिए एक बार लिसनिंग मोड में आ जाइए, आप एक बार यह जो है पढ़ने के मोड में आ जाइए और हम शुरू करते हैं आपसे। इसके पहले कुछ जो है छोटे से आपके रिकैप कि सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसका भाग है, यह जो है कमर्शियल लॉ के भाग है। और कमर्शियल लॉ में फिर हमने आपको आगे की चीज़ों को बताया था कि जब भी इस चीज़ को रेगुलेट करना होगा तो कमर्शियल लॉ लगेगा। और कमर्शियल लॉ आप देखोगे 1872 के अनुसार जो है सारा चीज़ गवर्न होगा। 1872 के जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं उसके अनुसार से आपकी सारी बातें गवर्न होगी। हम एक एक चीज़ पढ़ लिए थे, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रोमिसेस क्या होता है। एक चीज़ आपको बार बार रिमाइंड करेंगे बाबू कि देखो, ऑफर अगर हो, यहाँ पर इस चीज़ को आपको रिकैप करा दें। अगर कोई ऑफर हो और ऑफर के में एक्सेप्टेंस मिले तो यह बनता है जनरली प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस को ही आपके किताब में इसको एग्रीमेंट भी लिखा है। तो आपको कहीं अगर ऐसा दिया हो कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट, तो आपको ये नहीं कहना है कि सर यहाँ पे ये प्रॉमिस होना चाहिए था इसलिए गलत हो जाएगा। ये हायर क्लासेज में जैसे जैसे आप जाओगे तो आपको इसकी बारीकियां समझ में आएगी, बट अभी के लिए इस एग्जाम के लिए आपको यह प्रॉमिस और एग्रीमेंट को एक मान के चलना है। आपको अंतर भी मालूम है क्या होता है प्रॉमिस और एग्रीमेंट में अंतर। इसी प्रॉमिस में अगर हम देखें तो प्रॉमिस के अंदर अगर हम कंसीडरेशन देते हैं, अगर इसी में कंसीडरेशन मिलता है तो ये एग्रीमेंट बनता है, यही एग्रीमेंट बनता है। यही चीज को हमने देखा था कि प्रॉमिस में कंसीडरेशन मिलता है तो एग्रीमेंट बनता है। बट यह कंसीडरेशन कभी कभी नहीं भी हो और लिखित डॉक्यूमेंट के साथ प्रेम व्यवहार में दिया जाए, सोना बाबू को हम लिख करके दे दें कि जाओ सोना बाबू, तुमको जो है हम ये नौकरी लगने के बाद तुमको एक जो है बहुत अच्छी जो है हवेली गिफ्ट करेंगे या हवेली तुम्हारे नाम कर देंगे। तो ये हवेली वाली बात जब लिखित रूप में दे रहे हो तो कंसीडरेशन कुछ नहीं भी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी कारण से आपकी किताब में छोटे लेवल पे अभी तो ये अभी शुरुआत कर रहे हो लॉ की, तो प्रॉमिस और एग्रीमेंट को एक ही मान लिया गया है। हालांकि इसमें बेसिक जो है डिफरेंसेज है वो हमने बता दिया। और यही एग्रीमेंट जो है अगर इनफोर्सिएबल बाय लॉ हो तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, जो 2H के अंदर डिफाइन है। सेक्शन 2H, सेक्शन 2 का यह जो है H में इसको डिफाइन किया गया है। अब कहीं कहीं एग्जामिनेशन में जैसे एक साल प्रश्न पूछा आपके PYQ में, जहां पर उसने मैच कराने को जो दिया तो वहां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ उसके सामने उसने जो है 2H न लिख करके केवल जो है सेक्शन 2 लिख दिया। अब बताइए क्या ये सही है, ये मैच सही है या गलत है। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट का, ये नहीं लिखा कि डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 में है, उसने लिखा कॉन्ट्रैक्ट और सामने लिखा 2, H नहीं लिखा।
क्या इसको हम सही मानेंगे या गलत? सही मानेंगे, क्योंकि वो 2 के अंदर ही ABCDEFGH पूरा दिया गया है। तो अगर कहीं ऐसा है कि वो 2H ना लिख करके केवल 2 लिखेगा तो वो भी हो जाए। जैसे मेरा नाम ना लेकर के अगर मान लीजिए मेरे घर का नाम से जान गए आप, या मेरे पिताजी के नाम से अगर मुझे पहचान लिए कि मेरे पिता उनके जो है हम लड़के हैं, तो भी काम चलेगा, बात वही होगी। तो ये छोटी छोटी बारीकियां जो है एनटीए आपके साथ छेड़छाड़ करता है, थोड़ा सा आपको जो है टीज करता है कि आप पढ़ाई में कितने स्मार्ट हो। मुश्किल नहीं है, सब कोई तो यही किताब पढ़ता है ना, सीबीएसई बोर्ड की लीगल की 12 लेवल की लीगल स्टडीज की किताब है, इसी को पढ़ करके सारा चीज करना है। बट यहाँ अंतर यही है कि आपको जो है वो टेक्निकलिटी आनी चाहिए पढ़ते समय वो टेक्निकल एक एक बिंदुओं को आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर 2H लिखे तो वेल एंड गुड, तब तो कोई संदेह ही नहीं है, और नहीं भी लिखे तो कम से कम अगर 2 लिख रहा है तो उससे भी हम बात करेंगे हाँ ये बात ठीक है। ठीक, अब वहाँ के आगे अगर हम देखें, इसके आगे अगर हम देखें तो हमने जनरल ऑफर्स के बारे में देखा था। उसके बाद जनरल ऑफर की हमने आपको विशेषताएं बताई थी, ऑफर की विशेषताएं बताई थी, एक्सेप्टेंस की विशेषताएं बताई थी, कॉर्लिज वर्सेस कार्बोलिक की केस जो है स्मोक बॉल कंपनी वाली केस हमने बताई थी, जहां पर ये 100 यूरो की बात चली थी ऑफर में। फिर जो है हमने ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बोला था कि अगर बिना लिखे भी अगर कर रहे हो तो आपको हो जाएगा। अब दुर्गा प्रसाद बालदेव के मामले को भी आप देख चुके थे। अब आज जो है हम लोगों का टॉपिक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है। हम मान लीजिए ऑफर भी सही हुआ, एक्सेप्टेंस भी सही हुआ, जो वस्तु बेचना था उस पे कंसेंट भी ये बना, लेकिन वो पार्टियां जो थी वह दोनों पागल थी, दोनों पार्टियां या कोई एक पार्टी उसमें पागल थी। अब बताइए कि एक पागल व्यक्ति, मैड व्यक्ति या फुल बेवकूफ व्यक्ति क्या कंसेंट देने लायक है? क्या कंसेंट देने लायक है? तो आप कहो कि नहीं सर, अगर पागल व्यक्ति पहली बार तो कंसेंट देने लायक नहीं होगा, अगर कंसेंट देता भी है तो उसका कंसेंट वैलिड नहीं होगा, उसका कंसेंट जो है वैलिडेट नहीं होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर ये चीजें जो है वैलिडिटी के साथ नहीं जा रही है, वैलिडेट नहीं हो रही है, तो वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता। अच्छा दूसरा लेते हैं, एक छोटा बच्चा है, एक जो है 1 साल का बच्चा है, 1-2 साल का बच्चा है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम जो है एक घर तुमको देंगे 500 रुपए में। दोनों बच्चा न तो घर का मतलब जानता है न वो 500 रुपए का मतलब जानता है। तो यहाँ पर जो हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं वो एक्सेप्टेंस में ये बात छुपी हुई है कि हम जो है अपने होशो हवास में दे, हमारे पास वो दे ऑथराइज हो हम देने के लिए एक्सेप्टेंस। अब मान लो कि घर जो है किसी और का है, खरीदना किसी और का हो, हम एक्सेप्टेंस दें, उससे क्या मतलब है? उससे कोई फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पर हम एक एक देखेंगे कि वह जो है पार्टियों की क्या क्या क्राइटेरिया है, कब यह जो है ये वैलिड माना जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दूसरे शब्दों में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। 2 चीजें यहाँ पर ये आपसे पूछा जाता है, क्या क्या चीजें जरूरी है कर सकता है या कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति जो मेजर हो। अच्छा मेजर और माइनर का कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग जान लें। हमारी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ये कह दिया गया कि जो व्यक्ति मेजर होगा वह जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मेजर का मतलब वो पर्सन जो वयस्क 18 साल से ज्यादा हो। अब कंफ्यूजन क्या होती है, हमारे यहाँ यह जो है शादी का एज जो है 21 साल है, तो हमको लगता है कि बच्चा एडल्ट जो होता है 21 साल पे होता है, बट ऐसा नहीं है। यह जो है 18 साल से आप ऊपर हैं तो आप एडल्ट काउंट होंगे, 18 साल से नीचे हैं तो भी आप जो है माइनर काउंट होंगे। तो मेजर और माइनर, अब कुछ ऐसे क्रांतिकारी हमारे होंगे जो कहेंगे कि सर एग्जैक्ट 18 साल का है। अगर एग्जैक्ट 18 साल का है तो आपको जो है माइनर मान लिया जाएगा, आपको बेनिफिट दिया जाएगा अगर उसमें आपको फायदा, क्योंकि कानून हमेशा
बेनिफिट डाउट को देता है, जिधर भी ये पलड़ा भारी होगा वो उसके हाथ में है, वो जो एम्बिग्यूटी है वो उनके हाथ में है। तो सिंपल आपको यहां से बार बार, ये सबसे फोकस क्वेश्चन है माइनर और मेजर का कंसेप्ट। जो भी व्यक्ति 18 साल से कम का हो, 17 साल 364 दिन हो, 17 साल 365 दिन ये हो, अगर 366 दिन के महीने हो, या फिर 1 भी मिनट 2 मिनट कम हो, आधे घंटा कम हो, पौना घंटा कम हो, कोई फर्क नहीं, ये ही लॉजिकल क्वेश्चन है। क्लासरूम में आप ऐसे ही नहीं पूछते हैं कि सर अगर वो 1 मिनट कम हो 18 साल में, तो भी चाहे 1 मिनट 1 सेकंड कम हो, अगर वो, और ये कब, जिस समय वो सिग्नेचर कर रहा है, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट पे अपना ये कंसेंट दे रहा है, उस समय देखा जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो उस समय अगर उसकी एज जो है 18 साल से ऊपर हो तो हम माइनर कहेंगे, ये मेजर कहेंगे। और मेजर जो है कॉन्ट्रैक्ट में भाग लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, वह जो है सक्षम है, वह भाग ले सकता है। दूसरा, इसका अगर ये हम कहें कि इसे रिवर्स अगर कहें, इसका उल्टा कहें, तो आप यही कहोगे ना कि सर जो माइनर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर मेजर है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो इसका उल्टा क्या हुआ कि जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर मतलब जो 18 साल के कम का है। लेकिन हमने तो कहा था कि इसका जो है ये सामान्य रूल है, इसका एक एक्सेप्शन भी है। जैसे अगर मान लीजिए कोई माइनर से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उसमें बेनिफिट माइनर को मिल रहा है, जैसे अगर मान लीजिए मैं मेजर हूं, मैं एक छोटे बच्चे से कहा कि भाई तुम्हारा बहुत अच्छा प्यारा छाता लग रहा है, ये अम्ब्रेला मुझे दे दो और उसके बदले मैं तुम्हें जो है 2 टॉफियां दूंगा। अब 2 टॉफी के बदले अगर हम मान के चलिए कि अम्ब्रेला ले लिए, यहाँ पर 2 टॉफियों के बदले अगर हम अम्ब्रेला ले लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में एक फायदा किसको हो रहा है, ये एक तरफ जो है एक माइनर है और एक तरफ मैं हूं, मान लीजिए मेजर है। अब इसको जो है यहां से अम्ब्रेला यहां चला गया, यह जो है अम्ब्रेला यहां चला गया, ठीक, ये अम्ब्रेला यहां चला गया। अब इस अम्ब्रेला में आप देखोगे इसको मिला क्या, माइनर को टॉफी। यहां पर फायदा किसको हो रहा है, मेजर को हो रहा है, क्योंकि उसको ज्यादा ये वैल्यू का सामान मिल रहा है, इसको कम। तो इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यह जो है वैलिड नहीं होगा, यह वैलिड नहीं होगा। जिसमें फायदा किसी मेजर का हो रहा हो तो उसको वैलिड नहीं कहेंगे। लेकिन जिसमें फायदा किसी माइनर का, ठीक उल्टा कंडीशन होता, यह एरो जो है इसके एक उल्टा होता, ये मेजर को जो है 2 टॉफियां मिल रही होती और छाता मिल रहा होता माइनर को। तो यहां जब माइनर को फायदा होगा तो यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब 2 शब्द यहां पहले हम सीखते हैं, एक होता है वॉइड और एक होता है वैलिड, एक होता है वॉइडेबल। तीन शब्द जो है ये ध्यान रखिएगा, हमारे हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें, इनको कहते हैं, ये जो वॉइड है इसके जगह पे देखिए, हिंदी में भी हम लिखते जा रहे हैं, इंग्लिश में भी आपको वॉइड के जगह पे इसको आता है शून्य, वैलिड के जगह पे आता है शब्द वैध, और यह जो है ये वॉइडेबल के जगह पे शब्द आएगा शून्यकरणीय। 3 तरह के जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा, या तो शून्य होगा, वॉइड होगा कोई कॉन्ट्रैक्ट, या वैलिड होगा, या वॉइडेबल होगा। अब एक जो बच्चे कहीं इधर उधर थोड़ी बहुत लॉ में इंटरेस्ट रखते होंगे तो ऐसे ही शब्द एक सुनना मिलेगा उनको माइनर के केस में, वॉइड अब इनिशियो शब्द क्या देखने को मिलेगा उनको, वॉइड अब इनिशियो, वॉइड अब इनिशियो, वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है शुरू से ही शून्य, अगर आप करते हो तो नहीं माना जाएगा। यानी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो जिसकी वैल्यू 0 है, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने कहा ना कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 0, वॉइड।
एक पागल व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अगर पागल व्यक्ति कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वॉइड। एक जो है दिवालिया, जिसको हम इंसॉल्वेंट कहते हैं, यानी जिसके पास सारा जो है क्रेडिट खत्म हो गया हो, पैसे रुपए खत्म हो गए हैं, बैंक अब उनको लोन देने से मना कर दिया, अगर ऐसे जो है केस ये आया, वो व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या कहेगा, वॉइड, शून्य। उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है, यानी एलिजिबिलिटी नहीं है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो उसको हम वॉइड कहते हैं। दूसरा होता है वैलिड, जितने कॉन्ट्रैक्ट जो अच्छे से हैं, लीगल हैं, उसको हम कहते हैं वैलिड। वैलिड में तो दिक्कत ही नहीं है। और तीसरा होता है वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब होता है जिसमें जो एग्रीव पार्टी है, एग्रीव पार्टी मतलब जिसको नुकसान हो रहा है, घाटा लग रहा है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो हाँ करे, चाहे तो ना करे। जैसे मान लीजिए ये आपने मुझे ये जो है आपको ये पेन बेचना है, मैंने बोला कि ये वही पेन है जिसको लॉर्ड माउंटबेटन जो है यूज करते थे, और ये बहुत विरासती, इससे ही जो है आज़ादी की गाथा लिखी गई, यह पेन जो है 1 करोड़ रुपए की मिलेगी। आपको हमने क्या किया, मिस रिप्रेजेंट किया, गलत तरीके से भ्रामक विज्ञापन फैलाया, और आपने इसको खरीद लिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मेरे से इसको खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए में। बाद में पता चला कि यार ये तो नॉर्मल पेन है जिससे सर मालवीय एकेडमी में लिखा करते थे। अब आपको क्या, यहाँ पर पीड़ित पक्ष कौन है, आप हैं, क्योंकि आपको नुकसान हुआ, आपको झूठ बोल करके बड़ा सामान के जगह पे कोई सामान्य सामान बेच दिया गया। तो यहां पर ऑप्शन है कि तब उस कंडीशन में जो एग्रीव पार्टी है, यानी जिसको नुकसान लगा है, वह जो है वॉइड करा सकती है, शून्य करा सकती है इस पूरे ये जो है कॉन्ट्रैक्ट को, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, शून्य कर सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वॉइडेबल। जिसमें अब अगर उसको लगा कि नहीं नहीं जाने दो, ये बात ठीक है, अब हमने 1 करोड़ दे दिया, पेन मिल गया, ठीक है, माउंटबेटन का नहीं है लेकिन फिर भी पेन तो है ना, अगर आपको मन किया कि नहीं ठीक है, तो वैलिड चलता रहेगा। यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें पीड़ित पार्टी अगर चाहेगी तो चलता रहेगा, और अगर पीड़ित पार्टी ये चाहेगी खत्म करना तो खत्म हो जाएगा। तो इसी कारण से इसका नाम है वॉइडेबल, जो शून्य करने योग्य हो, जो शून्य करणीय हो। तो यहां पर ये 3 शब्द आपको देखने को मिलेगा, वॉइड, वॉइडेबल, ये और ये जो है वैलिड। तो माइनर के केस में आप जनरली देखते हो कि कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट नहीं हो सकता है, भाग नहीं ले सकता है, लेकिन अगर वो ले लिया पार्ट, तो यहां पर देखा जाएगा एक एक्सेप्शन है, कोई भी व्यक्ति माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन माइनर को लाभ पहुंचाने के लिए, माइनर को बेनिफिट कराने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वह शून्य नहीं होगी, वह वॉइड नहीं होगी। वॉइड नहीं होगी मतलब वैलिड होगी, वॉइड नहीं होगी मतलब वैलिड होगी। जैसे अगर ये आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा कि ए नाम का व्यक्ति जो मेजर है, मेजर का मतलब वयस्क व्यक्ति 18 साल से ज्यादा का है, वह 500 रुपए में मालवीय एकेडमी का नोट्स एक माइनर को जिसका एज 12 साल है बेचता है। ये कॉन्ट्रैक्ट के दौरान हुए ये करार वैलिड है, वॉइड है, ये या दोनों है या वॉइडेबल है, ऐसा आपसे पूछ दिया। तो यहां पर आपने देखा एक व्यक्ति मेजर है, एक व्यक्ति माइनर है, और यहां पर 500 रुपए में उसको मालवीय एकेडमी का नोट्स बेचा। अब माइनर को नोट्स मिला जो उसके लिए बेनिफिटेड है, बेनिफिशियल है, उसके लिए फायदेमंद है। तो यहां पर माइनर तो जब उसका फायदे की बात है तो वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा, वो तो नहीं तोड़ेगा। इस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। लेकिन अगर यही ठीक उल्टा हुआ होता, एक माइनर अगर किसी को दिया ये पैसा और उसके बदले फ्रॉड हो गया, उसको नहीं दिया गया, तो यहां माइनर का अधिकार है कि वो पैसा ले सकता है, सू कर सकता है आपको। ठीक है, मैं अगर किसी ये बच्चे को 2 ये लेमन जूस दे करके और उससे छाता ले लूं, तो कानून कहेगा कि नहीं सर, ये आप अपने फायदे के लिए कर लिए, ये वैलिड नहीं है क्योंकि माइनर के साथ है। लेकिन अगर वहीं ठीक उल्टा माइनर मुझे 2 लॉलीपॉप दे करके और छाता मेरा ले ले,
तो कानून कहेगा कि नहीं, चूंकि इसमें माइनर का फायदा हो रहा है इसलिए यह वैलिड है, वॉइड नहीं है। तो ये एक्सेप्शन याद रखेंगे, एक माइनर के साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर कॉन्ट्रैक्ट शून्य नहीं होगा। ठीक है, अगर हो भी गया तो बेनिफिशियल है अगर माइनर के लिए, तो यह जो है वॉइड नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा तो ये तो हमने पहला केस का क्या देखा, माइनर का। पहला एलिजिबिलिटी है कि पर्सन जो है मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है यहां पर देखिए, ये कह रहा है कि फर्दर मोर अ पर्सन शुड हैव अ साउंड माइंडेड। तीसरा, ये दूसरा चीज क्या है कि व्यक्ति को साउंड माइंडेड होना चाहिए। साउंड माइंडेड मतलब स्वस्थ चित्त का आदमी, अच्छे दिमाग का आदमी, जिसको रैशनैलिटी का, सोचने समझने का जो है ये दिमाग में पावर हो। अब अगर वो साउंड माइंडेड व्यक्ति है तो उसको पावर है, और यह जो है कोई व्यक्ति जो लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, कानून में उसको मना नहीं किया गया है, वो जो है यहां पर ये कर सकता है। अब यहां पर हमने क्या देखा, एक तो यहां देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एक पहले में कि मेजर होना चाहिए, मेजर। अच्छा, इसी को जिसको पलट के लिखने का मन हो, टेढ़ा चलने का मन हो तो लिख देगा नॉट माइनर, माइनर नहीं होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति साउंड माइंडेड होना चाहिए, साउंड माइंडेड होना चाहिए। तीसरा व्यक्ति क्या होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ होना चाहिए। नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए, कानून के नजर में उसको मना नहीं किया जाना चाहिए, ऑलरेडी वो मना नहीं हो। अब एक एक को हम ये देखते हैं। माइनर में तो हमने आपको बता दिया, जनरल रूल भी और एक्सेप्शन भी। अब साउंड माइंडेड किसे कहते हैं? साउंड माइंडेड का उल्टा क्या होगा, अनसाउंड माइंडेड, यानी मूर्ख दिमाग का आदमी, पागल टाइप का आदमी। इसके अंदर तीन ग्रुप आते हैं, पहला इडियट, दूसरा लुनेटिक और तीसरा है ड्रंकयार्ड। ठीक, मूर्ख, पागल और पियक्कड़ या ये नशेड़ी। ठीक, पियक्कड़ या नशेड़ी भी लिखेगा तो आप तो समझ जाओगे, ये तो आपका ही काम है। तो ये नशेड़ी वाले लोग जो है तो ये समझ जाएंगे, तो या तो पियक्कड़ लिखेगा या नशेड़ी लिखेगा। अब यहां पर ये सबसे पहले मूर्ख, फूल। फूल का मतलब होता है वैसा पर्सन जो बाई बर्थ उसकी ये माइंड इतनी डेवलप नहीं हो, वो इतनी डेवलप नहीं हुई है कि वह सही गलत समझ पाए। अगर बाई बर्थ उसको ऐसा मिला है तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति जो है इडियट है, मूर्ख है। शुरू से ही आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, या फिर उनकी बायोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, जिसके कारण से वह जो है रेशनल कोई निर्णय लेने में के काबिल नहीं होते हैं, वह रेशनली कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो वह व्यक्ति भी यहाँ पर आ जाएगा इडियट के श्रेणी में। ठीक, दूसरा आता है लुनेटिक, पागल, जिसको दौरे पड़ते हो, बार बार जो है वो पागलपन का दौरा पड़ता हो, तो वो व्यक्ति भी नहीं कर सकता क्योंकि ये कंसेंट फ्री नहीं दे सकता है। और तीसरा जो है यहाँ पर ड्रंकयार्ड, ये नशेड़ी व्यक्ति, पियक्कड़ व्यक्ति भी अपना कंसेंट नहीं दे सकता। अच्छा, इन सब में जैसे पियक्कड़ वाले में आप देखिए, तो ये पियक्कड़ के कंटेक्स्ट में अगर कोई व्यक्ति जो नशा करता है तो उसका फिक्स टाइम है कि वो आता है शाम को और पौआ चढ़ाता है, सो जाता है, या जो भी नशा करता है सो जाता है। ठीक है, उस नशे के हालत में वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहा है और ये प्रूफ हो जाता है कोर्ट के अंदर कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था तो नशे की अवस्था में था, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर ये पता होता है कि वह व्यक्ति नशा की अवस्था में नहीं था, वो व्यक्ति उस समय ये ड्रिंकिंग नहीं किया था, उसका पूरा दिमाग काम कर रहा था, और उस समय अगर वो व्यक्ति जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तब वैलिड होगा। जैसे अगर वो शाम को 6 बजे करता है नशा, सब दुनिया जानती है कि 6 बजे के बाद वो करता है, लेकिन अगर वो 5 बजे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है जबकि एकदम स्वस्थ चित्त में है और ये प्रूफ भी हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट से, उस मामले में आप देखोगे यह क्या होगा, यह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब अनवैलिड नहीं होगा।
क्योंकि जब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया स्वस्थ चित्त का था, उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो इडियट ग्रुप के हैं वो तो कभी भी दे तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो बाई बर्थ जो है उनकी मेंटल इमेच्योरिटी आपको देखने को मिल रही है, वह जो है उतने दिमाग से साउंड नहीं है। तो दूसरे ये जो ग्रुप आता है साउंड माइंडेड होना चाहिए। तीसरा होना चाहिए कि नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। किसको हम कहते हैं डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ? इसको कानून ने ही मना कर दिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही लिख दिया गया कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के तहत आप जो है किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, आपके लिए हो सकता है स्पेशल लॉ बनाया गया है जिससे आप कर सकते हो, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आप नहीं कर सकते हो। और जिसमें पहला है ये एलियन एनिमी, कोई विदेश का दुश्मन हो, विदेशी दुश्मन हो, वो नहीं कर सकता है। अगर विदेशी दुश्मन है, अगर देश का दुश्मन है, देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैसे अलाउ करेंगे? या फिर कोई फॉरेन सॉवरेन हो, जितने जो है ये राजदूत बन करके आते हैं, एम्बेसडर बनकर आते हैं, यानी कोई विदेशी संप्रभु हो जिसको यहाँ नागरिकता नहीं हो, जिसको कानून ने मना किया हो कोई कॉन्ट्रैक्ट करने को, वो भी व्यक्ति नहीं कर सकता। तीसरा होता है यहाँ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट व्यक्ति वो होते हैं, दिवालिया व्यक्ति वो होते हैं, जैसे ये कोई व्यक्ति मान लीजिए पैसा, ये चुन्नू नाम का व्यक्ति जो है वो बैंक से लोन लेता है, तो उसके लिए वो अपना सिक्योरिटी मनी कुछ रखेगा, या तो अपना घर रखे, या तो अपना खेत का रसीद रखे, या अपनी जॉब की प्रोफाइल का कुछ रखे। कुछ भी ऐसा सिक्योरिटी चाहिए कि अगर ये पैसा पे करता है या उस कंडीशन में अगर पैसा नहीं पे कर पाता है तो हम उस प्रॉपर्टी को बेच करके बैंक पैसा रिकवर कर ले। लेकिन कभी कभी होता है कि ये इंसान का क्रेडिट अच्छा होने के कारण से वह जो है बिना किसी सिक्योरिटी लिए उसको बैंक पैसे दे देता है। जैसे बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप देखे होंगे, वो अपना ट्रेड बिजनेस दिखा करके और पैसे ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, बाद में दिखा देते हैं कि उनका ट्रेड बिजनेस जो है खत्म हो गया, ट्रेड बिजनेस जो है उनका ठप पड़ गया। अब जब ट्रेड बिजनेस जो है ये बर्बाद हो गया तो बैंक इनसे कहां से रिकवर कर पाएगा? इनके पास कुछ है ही नहीं, न घर है जिसको बेच करके ये लें, न जमीन है जिससे बेच करके लें, न बिजनेस है जिससे बेच करके पैसा ले। तो बैंक चला जाता है कोर्ट और इस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट घोषित करा दिया जाता है। अगर इंसॉल्वेंट व्यक्ति घोषित हो जाता है तो इसके बहुत सारे राइट जो है वो कर्टेल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या किसी तरह के आगे किसी व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं रह सकता, कोई करार नहीं कर सकता, कोई बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट इससे नहीं करेगा। अगर वो करेगा तो यह वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। तो यह जो है इंसॉल्वेंट व्यक्ति कोई कन्विक्टेड है, ये मान लीजिए कोई बहुत बड़े घोटाले में कोई व्यक्ति पकड़ा गया है, तो उसको सजा हुई है, सजा याफ्ता है, अब उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह से जो कॉर्पोरेशंस हैं, जो ये कंपनीज हैं, उनके तहत भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो है नहीं होता है, उनके लिए सेपरेट जो है कंपनी लॉज बने हुए हैं। तो इतने व्यक्ति को यह जो है कानून द्वारा मना कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपके यही प्रश्न पूछता है कि इसमें कौन जो है व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है या कौन व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है, और इसमें से 3 ऑप्शन लेगा। एक ऑप्शन जो है अनसाउंड माइंडेड वाला ले लेगा और पूछ देगा आपसे कि बताइए इसमें कौन सा नहीं है, या फिर 3 इसमें का एग्जाम्पल लेकर के एक इसमें का एग्जाम्पल लेकर के पूछ देगा बताइए कौन जो है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। तो ये पजल यहां से आप सुलझा लोगे बहुत आसानी से। आपको ध्यान रखना है कि यह जो है पहले अनसाउंड माइंडेड में 3 है, जिसको आप इडियट कह रहे हो, लुनेटिक कह रहे हो, और ये ड्रंकयार्ड कह रहे हो। और यह जो है ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में आपको 5 देखने को मिलेंगे, जिसको आप ये एलियन एनिमी कह रहे हो, फिर फॉरेन सॉवरेन कह रहे हो, इंसॉल्वेंट कह रहे हो, कन्विक्ट कह रहे हो, और कारपोरेशंस कह रहे हो। ये व्यक्तियों को कानून ने मना किया है कि आप जो है ये किसी तरह का संविदा नहीं कर सकते हैं। अगर ये लोग संविदा करते हैं तो क्या होगा? शून्य माना जाएगा, संविदा जो है शून्य माना जाएगा। अब यहां पर वही एक एग्जाम्पल दिया है और इसको जो है आपके एग्जाम में भी पूछा।
एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो अभी हम आपको दिखाएंगे ये केवल क्या करेगा, यहाँ कोट के जगह पे चेंज करके कभी कैट लिख देगा, कभी जो है अम्ब्रेला लिख देगा, कभी नोट्स लिख देगा, 3000 के जगह पे हटाकर 2000 कर देगा, 500 कर देगा। तो यही थोड़ी सी चेंज करके और वही एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे यहां पर करा अ मेजर ऑफर टू सेल हिज कोट फॉर ₹3000 टू बी, यानी अब ए जो है बी को बेचता है अपना 3000 रुपए में कोट। बी क्या है, एक तरह का माइनर है। बी एक्सेप्ट द ऑफर एंड पे ₹3000। बी ने ऑफर एक्सेप्ट किया, 3000 रुपए भी दिया। अब ए स्टेटेड दैट कंट्रैक्ट इज इंटर इनटू विथ अ माइनर एंड हेंस वाइड। अब पैसा लेने के बाद ये कह रहा है जो मेजर है कि नहीं ये तो माइनर के साथ कंट्रैक्ट है इसलिए वाइड हो गया, तो मैं ये कोट नहीं दूंगा। अब यहां पर ये इसमें फैसला आया कि इन दिस केस इवन द कंट्रैक्ट इज इंटर इनटू विद अ माइनर बट इनफोर्सिएबल, इट इज इनफोर्सिएबल बिकॉज इट इज अ बेनिफिशियल टू द माइनर। ये माइनर के फायदे के लिए है इसलिए इसको लागू कराया जाएगा। तो सामान्य नियम है कि a minor person cannot do any type of contract, but for the purpose of a minor a contract has been done या a contract can be done। यह जो है वो माइनर व्यक्ति खुद जो है ये कंट्रैक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन कोई ऐसा कंट्रैक्ट है जिसमें माइनर को फायदा मिल रहा है और ऑलरेडी वो कंट्रैक्ट हो गया है, तो उसमें जो है माइनर को फायदा दिलाने वाला कंट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। ठीक, तो ये जो है आपको, मुझे उम्मीद है कि कैपेसिटी टू कंट्रैक्ट जो है बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। कैपेसिटी टू कंट्रैक्ट जो है उसकी एक एक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें कितने पॉइंट थे, 3 पॉइंट थे। पहला माइनर का पॉइंट याद रखना था, उसका एक्सेप्शन। दूसरा साउंडनेस का याद रखना था, साउंड माइंडेड का। तीसरा जो है आपको डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का। अगर ये तीनों गुण है जिसमें, यानी जो मेजर है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, या फिर जो है किसी भी तरह से उसको ये कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है या कोर्ट उसको किसी तरह से डिबार नहीं किया, इन दैट केसेस दैट पर्सन इज एबल टू डू और साइन द कंट्रैक्ट। उस मामले में वो व्यक्ति जो है कंट्रैक्ट साइन करने के लिए योग्य है और वो कंट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, आइए अब अगले पे आते हैं। यहां से एक पड़ाव और आगे चलते हैं और वो है कंसेंट, जिसकी बात बार बार कर रहे थे कि माइनर को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि माइनर कंसेंट नहीं दे सकता। इडियट को ऐसे इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इडियट कंसेंट नहीं दे सकता। तो यहां पर कंसेंट आखिर है क्या, सहमति आखिर कहते किसे हैं? तो यहां आप देखोगे कह रहा है कि ये कंसेंट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया व्हाइल एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अब यहां पर कहेगा कि एनी, अब आपको परेशान करने के लिए यही क्वेश्चन बदल देगा, कहेगा कि एनी एक्सेप्ट या एनी एक्सेप्टेंस और एनी एग्रीमेंट और एनी टाइप ऑफ सिंबल्स गिवन अगेंस्ट द ऑफर इज कॉल्ड कंसेंट। जब ऑफर के अगेंस्ट में किसी तरह की आप जो है सहमति दे रहे थे, अपनी जो है कोई सिंबल साइन के साथ उसको सूचित कर रहे थे, तो वो कंसेंट नहीं था। वह क्या था? वह जो एक्सेप्टेंस था। इसको आपको ध्यान रखना है, कंसेंट और एक्सेप्टेंस में अंतर। जब जो ऑफर के काउंटर में आप स्वीकार कर रहे थे, यू एक्सेप्टिंग दिस दैट पॉइंट ऑफ टाइम, that will a part of acceptance, not a part of consent. Consent means both parties agree with the same fashion। दोनों पार्टियां जो है सेम मैनर में सेम चीज के लिए एग्री हुई है, उसको कहते हैं कंसेंट। जैसे मैं याद होगा आपको, मैंने एक एग्जांपल दिया था काला घोड़ा वाला। एक व्यक्ति के पास 10 ब्लैक हॉर्सेज हैं, उसमें सबसे वीक जो है उसको बेचना चाहता है और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करके बैठी हुई है और वो जो सबसे जो है अच्छा घोड़ा है उसको खरीदना चाहती है। इन दैट केसेस दैट विल बी नॉट अ परफेक्ट और अ फेयर कंसेंट। तब वह जो है निष्पक्ष जो है कंसेंट नहीं हुआ।
क्यों निष्पक्ष नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर आप देखोगे दोनों व्यक्ति एक ही बात पे सहमत नहीं है। कंसेंट का मतलब होता है व्हेन अ टू पर्सन एग्री ऑन अ सेम थिंग इन अ सेम सेंस। दोनों व्यक्ति एक ही चीज पर एक ही तरीके से सहमत हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कंसेंट कहते हैं। ये पॉइंट कहां पर लिखा गया है? यह सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1832 को अगर आप देखोगे तो यहां पर ये आपको सेक्शन 13 के अंदर ये डेफिनेशन देखने को मिलेगा। कंसेंट शुड बी फ्री एंड नॉट कॉज बाय कोएर्सन। अब ठीक है, सहमति तो मिला, लेकिन ये सहमति ऐसे नहीं मिला हो। सामने जो है बीबी बेलन लेके खड़ी हो और कह रही हो कि हाँ बोलो, पराठे ही खाओगे ना, तो ये कंसेंट नहीं हुआ। हमारा मजबूरी है, हमको अपना जो है सर बचाना, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हाँ नहीं पराठे ही खाएंगे। वह जो है सामने चाकू लेके कह रही है और कह रही है कि बताओ मैं अच्छी लग रही हूँ ना, मजबूरी है, ये आप भी समझ रहे हो, तो वो कंसेंट नहीं हुआ। कंसेंट का मतलब होता है कि पूरे होशो हवास में मन की बात कही जाए। ठीक, तो यहां पर जो है ये कंसेंट को हमेशा क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। और यह जो है किसी भी तरह से कोएर्सन से, कोएर्सन का मतलब होता है पड़पीड़न, जबरदस्ती, डरा धमका के, यह जो है आप गए सामने से जो है पकड़ुआ विवाह, आपने नाम सुना होगा ना, बिहार में एक शादी चलती है। कभी जाना मत किसी के शादियों में बहुत सज धज के, नहीं तो वहीं पकड़ के तुम्हारी भी शादियां करा दी जाती है। मिथिला के क्षेत्र में इसलिए जो है ये मिथिला के रीजन में ये बहुत फेमस है इस तरह की शादी। हालांकि अब धीरे धीरे जो है लोग जागरूक हो रहे हैं, समाज बदल रहा है, तो ये शादियां नहीं होती है, अब कम हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो फिर क्या होता है कि आप जो है मान लीजिए कि गए ये आप अपने दोस्त के या अपने चाचा के शादी में, और चाचा के शादी में गए और वहां पर गए, तब तक देखे लोगों की अरे यार लड़का तो ठीक ठाक है, यह जो है इसको पकड़े। आपको नहीं पता आपकी जो है सोना बाबू चांदी बाबू कहीं और है, आपका जो है यहाँ पर पीतल बाबू से हो गया शादी। अब आप कुछ नहीं कर सकते, जबरदस्ती जो है चारों तरफ से लठ लेकर के खड़े रहते हैं, बंदूक लेकर के खड़े रहते हैं, कहते हैं सिंदूर लगाओ। तो यह जो है किस तरह की सहमति लिया जा रहा है? विद कोएर्सन। तो सब जब जाना भी शादी विवाह में जाना तो बड़े लोगों के जाना। मान लो कि तुम गए ये कैटरीना कैफ के शादी में, और कैटरीना कैफ के शादी में गए और तुमको पकड़ करके और वहां पकड़ुआ विवाह हो गया। अगर तुमको पकड़ करके और अनन्या पांडे से पकड़ुआ विवाह भी हो गया तो क्या तुम्हारा लॉस है? ऐसे भी बेरोजगार थे, एक रोजगार हो गया तुम्हारा, और ये जो तुम्हारे ख्वाबों की रानी थी वो ख्वाबों की रानी मिल गई। तो शादी अटेंड करो तो बड़े सोसाइटी में जाकर के छुप के वहीं खाने जाओ। ये सामान्य गांवों में छुप करके गए, और स्पेशली बिहार के ये मगध वाले क्षेत्र में, मिथिला वाले क्षेत्र में, तो फिर तो गए तुम, फिर पता चला कि सोना बाबू के चक्कर में थे, मिली पीतल बाबू। तो यहां पर ये कोएर्सन के साथ कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है तो यह जो है इसको वैलिड नहीं मानेंगे, इसको क्या करेंगे? वॉइड मानेंगे, यह शून्य मानेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर अभी आप बताए कि क्या शादी को वॉइड नहीं मान सकते? मान सकते हो, बट शादी हो जाने के बाद, सिंदूर पड़ने के बाद, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि चलो भगवान की यही इच्छा थी, तो फिर चलिए आप जो है अब धीरे धीरे अपने जिंदगी की शुरुआत करिए। फिर आप भूल जाते हो कि आपकी ख्वाबों की रानी कोई और थी। तो यहाँ पर जो है ये कोएर्सन से नहीं हो सकता। इसी तरह अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं हो सकता। अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ यानी आपको असम्यक ये जो है असर डाला गया, जबरदस्ती, जैसे हम बहुत ज्यादा ये नहीं कर रहे। ये होता है जब कोई फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है? जहां पर प्रेम संबंध का हो, जैसे एक टीचर और स्टूडेंट का संबंध। कहीं ना कहीं मैं कुछ भी कहूंगा तो मेरे रेस्पेक्ट के चलते, मेरे से डर के, या फिर जिस तरह से भी आप हाँ ही कहोगे। मैं कहूंगा कि मुझे पटाखे फोड़ने हैं, सब लोग जो है 20-20 रुपए चंदा लगाओ। आप कहोगे हाँ सर ठीक है, आप QR कोड भेजिए, हम लोग दे देते हैं।
तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है। अपने स्वेच्छा से दे रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन गुरुजी के प्रभाव में आप दे रहे हो कि अगर पटाखे का पैसा नहीं देंगे तो कल को गुरुजी नाराज हो जाएंगे, क्लास लेंगे नहीं, और क्लास लेंगे नहीं तो पढ़ाई होगी नहीं। तो ये क्या होगा, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। हस्बैंड वाइफ, अब ये हस्बैंड वाइफ क्या रिलेशन में, ये यहाँ हमारे यहाँ ये इसको नहीं माना जाता, लेकिन जो ये कल्चर है, जो यूरोपियन कल्चर जहाँ पर फियांसे वाला कंसेप्ट है, तो ये फियांसे वाले कंसेप्ट में वहाँ पर माना जाता है। ऐसे ही जो स्टूडेंट और टीचर का, वकील और क्लाइंट का, डॉक्टर और ये पेशेंट का, ये सब रिश्ता का कैसा है, विश्वास के रिश्ते हैं। तो वहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। जब किसी रिलेशन के कारण से, जब किसी पहचान के कारण से आप जो है अपना सहमति स्वच्छ नहीं देते हो, स्वतंत्र नहीं देते हो, तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा जाता है, किसी के प्रभाव में आकर के। शादियों में ऐसे ही होगा ना कि आपके मौसा जी ने पार्टी भेजी है, मौसा जी नाराज हो जाएंगे और ये शादी में फूफा जी के रोल में आ जाएंगे मुंह फुला करके, तो आपको हाँ कहना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ। इसके अलावा मिस रिप्रेजेंटेशन, जिसकी हमने बात किया था, ये जो है दुष्प्रचार करके, जैसे आपको ये किया जाता है ना कि ये बाल, ये हमारा तेल लगाइए और आपको जो है 10 दिनों में अनुपम खेर से आपको हम जो है ये बना देंगे काजोल टाइप के लंबे घने बाल। तो ये पॉसिबल नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, या फिर किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके कि अरे ये गाड़ी तो आप खरीदिए ही, इस पे आज तक जो भी बैठा है सीधे भगवान से मिला है। मतलब उस तरह के भगवान से नहीं, एक्सीडेंट वाला नहीं, मतलब इतनी अच्छी गाड़ी है। तो आप इस तरह से आप कह रहे हो, यह जो है मिस रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से कोई अगर सहमति ले रहे हो तो ये क्या कहलाएगा, यह जो है वॉइड हो जाए, वॉइडेबल हो जाएगा। फिर फ्रॉड और मिस्टेक, फ्रॉड और मिस्टेक से अगर ले रहे हो, फ्रॉड यानी गलती करके, धोखाधड़ी करके, आप जो है ये मान लीजिए कि आए अपना असाइनमेंट चेक कराने, नोट्स चेक कराने, और उसी में जो है नीचे रख दिए आप पेज अपनी मैरिज का, उस पे पूरा बायोडाटा बनवा करके, कंसेंट बना करके, साइन सिग्नेचर, हम साइन करते गए, उस पे भी साइन कर दिए। अब ये क्या किए, आपने फ्रॉड कर लिया। हमको पता नहीं था कि कंसेंट देना है, लेकिन आपने कंसेंट ले लिया, ये फ्रॉड हो गया। या फिर दोनों तरफ के मिस्टेक के कारण से हो जाए, गलती से कोई ऑर्डर हो जाए, गलती से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो यह जो है इस मामले में अगर इस तरह से कोई हो, कोयर्सन से हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हो, मिस रिप्रेजेंटेशन से हो, फ्रॉड से हो, तो यहां पर पार्टी को यह दिया जाता है वॉइडेबल का ऑप्शन। वॉइडेबल किसको, जो पीड़ित पक्ष है, जो कमजोर पक्ष है। पकड़ुआ विवाह में जिस लड़के की शादी हो गई थी, उस लड़के को ये अवसर दिया गया है कि चाहे तो तुम शादी को एक्सेप्ट करो, नहीं तो डिनाई कर दो, शादी टूट जाएगी। तो ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपको वॉइडेबल वाले देखने को मिलेंगे। यहां से भी आपके प्रश्न पूछे हैं कि अगर कंसेंट फ्री ना हो तो क्या होगा। कंसेंट फ्री ना हो, कंसेंट कोयर्सन से हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हो, मिस रिप्रेजेंटेशन से हो, फ्रॉड से हो, या फिर किसी तरह के फैक्चुअल ये या एसेंशियल मिस्टेक के कारण से हो, ये सब जो है इस कारण से आप देखोगे यह क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। और वॉइडेबल कराने का पावर किसको मिलेगा, एग्रीव पार्टी का, जिससे जबरदस्ती यह कंसेंट लिया गया, जो पीड़ित पक्ष है, जिसके राइट का नुकसान हुआ है। तो यह जो है कंसेंट आपको ध्यान रखना है कि कंसेंट जो है क्लियर होना चाहिए। अब जैसे यह जो है एक एज इट इज आपके ये एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन दिया गया, ठीक। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि ए थ्रेटन टू किल बी इफ ही डज नॉट सेल हिज हाउस टू ए, बी आउट ऑफ फियर साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग हिज हाउस टू ए, और डर के मारे जो है ए साइन कर देता है कि हाँ घर तुम्ही को बेचेंगे। हियर द कंसेंट ऑफ बी इज नॉट फ्री। ए ने धमकी दिया बी को कि देखो ये जो तुम्हारा घर है यह जो है हम ही को देना, अगर नहीं दोगे तो गोली मार देंगे। तो यहां पर इसके डर के कारण से कह रहा है कि ठीक है घर तुम्ही को देंगे, ये कंसेंट दे दिया।
अब ये कंसेंट क्या हुआ, इज नॉट फ्री, क्योंकि यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस है, ये धमकी से दिया गया है, जबरदस्ती ये घर बेचने पे सहमति लिया गया है। अब ये देखो इलस्ट्रेशन, ये उदाहरण है ना, और ये हर साल होता है, केवल एक साल की बात नहीं है। ये हम उदाहरण अपने से नहीं डाले हैं, ये आपके एग्जाम में बुक का, ये आपके बुक का एग्जाम्पल है। आप जाओगे, ये मेरे बात पे भरोसा नहीं है, आप बुक खोल लेना और देखना सेम एज इट इज लिखा गया है। अब आइए एक मैजिक दिखाते हैं। एक देखिए ये क्वेश्चन एक है जिसपे आपको इसी तरह का एकदम सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। आपको जो है सेम टू सेम, यहां देखिए एक क्वेश्चन जो है आपके पीवाईक्यू का क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपको दिखा रहे हैं। ठीक, यह देखिए केवल ए और बी के जगह पे उसने नाम डाला। एनटीए ने क्या किया, ए के जगह पे एक नाम डाल दिया राज और बी के जगह पे नाम डाल दिया चिराग। सेम चीज पढ़िए, वहां था ए ने बी को धमकी दिया घर नहीं बेचोगे गोली मार देंगे, और मजबूरी में उसको कंसेंट देना पड़ा। सेम चीज देखिए, राज ने चिराग को धमकी दी कि अगर उसने अपना घर राज को नहीं बेचा तो वह उसे मार देगा। डर के मारे चिराग ने राज को अपना घर बेचने के लिए संविदा पर हस्ताक्षर कर दिए गए विकल्प में कौन सी स्थिति जो है सबसे सही है, यहां पर कौन सी। तो अभी तो हमने देखा कि अगर कोयर्सन से लेते हैं, अगर जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस से लेते हैं तो क्या होगा, अवॉइडेबल। देखो सेम एज इट इज। अब कल को जो है क्लासरूम के जो बच्चे हो, जो ध्यान से सुने, तो एक एक टेक्निकल पॉइंट पे जब हम चर्चा करते हैं, जब ये आप शॉर्टकट से नहीं गए होते हो। शॉर्टकट से क्या किया गया, हाँ एकदम जो है शॉर्ट नोट्स 4 पॉइंट दे दिए और 4 क्वेश्चन करा दिए, निकल लिए। क्वेश्चन हम 1000 करा दें, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नया क्वेश्चन आएगा, फंस जाओगे। और क्वेश्चन बनना इस किताब से, अगर हम ये ढंग से पढ़ा दिए तो आपको कोई क्वेश्चन, देखो ना ये एक बी के जगह पे किया क्या, राज और चिराग कर दिया, बाकी सेम एज इट इज, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सेम एग्जाम्पल। तो यहां पर ऐसे ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप जो है बच्चे 200 में 200 कैसे कर ले रहे हैं, उनके पास जादू थोड़े है। ध्यान से जो बच्चा देखा है, ध्यान से किया है, उसके लिए सब चीज आसान है। यह जो है सब चीज आसान है। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जबरदस्ती यहाँ पर किया गया, क्योंकि कंसेंट जो है ये फ्री नहीं है, और कंसेंट फ्री नहीं होगा तो क्या होगा, वॉइडेबल होगा। सेम ऑप्शन यहाँ पर लिखा गया है और इसी का ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है। तो ये कंसेंट से आपके जो क्वेश्चन पूछा है बहुत आसान से कर लोगे। अब आ जाओ, अब ये तो हमने देखा वॉइड, वॉइडेबल और वैलिड। ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये कब सही होगा ये हमने देख लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट में इस चीज को हम लोगों को देखना है, कुछ अनलॉफुल एग्रीमेंट्स होते हैं। अनलॉफुल एग्रीमेंट्स में जो कानूनी ये मान्यता प्राप्त नहीं है, गैर कानूनी है। अब गैर कानूनी में जैसे इलीगल हो सकता है, पहला तो इलीगल हो सकता है। इलीगल कैसे होगा, अगर जैसे हमने कल एक एग्जांपल दिया था कि कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या किया, कहा कि सर ये पेन आप मुझे दे दीजिए, इसके बदले में 2 हीरोइन की पुड़िया देंगे। अब यहां कंसिडरेशन ही इलीगल है, तो इस कारण से यह आपको क्या देखने को मिला कि ये इलीगल होगा, अनलॉफुल हो गया। तो इलीगल हो सकता है अनलॉफुल में, या फिर इमोरल हो सकता है। आपने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर ये 50 लाख रुपए में हम एक छोटा बच्चा अगवा करके ला करके अब किडनैपिंग करके और आपको दे देंगे। इट्स अ इमोरल थिंग्स। यह जो है समाज के खिलाफ है, ये समाज के नॉर्म्स के खिलाफ है। या आपने कहा कि आप सर आप जो है ये मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए, अब मैं इस व्यक्ति के जा करके और इसकी बेइज्जत करके चला आऊंगा। अब इस तरह की चीजें के लिए हम करेंगे, ये जो है ये खराब है।
ये अभी हम मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि ये ऐसा एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी आता है, ए बी को कहता है कि हम 3 लाख रुपए देते हैं और वह जो है उसे नौकरी दिलाने की वादा करता है, बिना एग्जाम दिए नौकरी दिलाने का वादा करता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? इलीगल हो गया, क्योंकि यह जो है पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ, बिना एग्जाम दिए नौकरी मिलती ही नहीं है। अब क्या करोगे? पेपर लीक कराओगे, सेटिंग से कराओगे, तो यह जो है मोरल एग्रीमेंट के खिलाफ है, यह इलीगल एग्रीमेंट का उदाहरण है, अनलॉफुल एग्रीमेंट का उदाहरण है। या आपने जो है कोई, ये पुलिस ने कहीं पर व्यवस्था बनाई है, शांति व्यवस्था बनाने के लिए कोई उपाय किया है, आप उसको तोड़ करके कोई और काम कर रहे हो, ये सारी चीजें जो है आपको अनलॉफुल एग्रीमेंट के तरफ देखने को मिलेगी। ये सब जो है अनलॉफुल के एग्रीमेंट के तहत होगी। फिर अगला आप देखोगे, अगला आपको दिखता है वेजर। ये इसको हम डिटेल में देखेंगे, जिसको हम कहते हैं दाव लगाना या फिर जुआ लगा, ये खेलना। जुआ भी आप समझते हो, ये असली भाषा तो आप यही समझोगे। जुआ जो लोग खेलते हैं, जो चैलेंजेस जो लगाते हैं, वो वाले लोग, ठीक। अब ये जितने भी तरह के, चाहे इलीगल हो, इमोरल हो, या फिर एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी हो, वेजर हो, इससे तरह के कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो अनलॉफुल होगा। और अनलॉफुल अगर होगा तो ये नॉन इनफोर्सिएबल होगा या अनइनफोर्सिएबल होगा, इसको लागू नहीं कराया जा सकता है, ये कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, यह जो है कभी लागू नहीं होंगे, इस तरह के संविधान लागू ही नहीं होंगे, ठीक। अब जो है इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो एग्रीमेंट होना कैसा चाहिए, वो एग्रीमेंट जो है वो मोरली जो है अच्छा होना चाहिए, वो एग्रीमेंट जो है लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, वो एग्रीमेंट जो है पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सरकार कह रही है कि बिहार में शराब सप्लाई नहीं करेंगे, बिहार में लीकर सप्लाई बंद है, और आप जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो फ्लिपकार्ट पे जा करके, और आप जो है ऑर्डर कर रहे हो बिहार के लोकेशन डाल करके 10 पैकेट शराब, तो ये क्या किस तरह की है? अनलॉफुल है। यह जो है आप पब्लिक अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी आप कर रहे हो। आप जो है ये इस तरह की कोई भी जो सरकार ने ये मना किया है, या कानून ने इलीगल घोषित किया है, या समाज ने उसको मोरालिटी के खिलाफ माना है, ये सब चीज जो है क्या होगा? इस तरह के किए गए कॉन्ट्रैक्ट को हम अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इनफोर्सिएबल नहीं होगा, लागू नहीं कराया जाएगा, ठीक है। यहां तक आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब बात चल रही थी वेजर पे। वेजर की चर्चा हम लोग कर लेते हैं थोड़ी सी डिटेल्स में, क्योंकि वेजर के ये से मिलता जुलता एक और शब्द है और इसको ध्यान से हम देखेंगे, ठीक। पहले यहां पर देखिए ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ए इंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद बी टू शेयर अ प्रॉफिट बाय गिविंग फॉल्स एश्योरेंस टू पब्लिक टू गेट देम अ जॉब इन सिंगापुर। देखिए जो मैंने कहा उसी तरह की एग्जाम्पल यहां दिया है। ए जो है बी के साथ एग्रीमेंट करता है कि तुम चले जाओ सिंगापुर बैठ जाना, मैं रह जाऊंगा इंडिया, हम लोग फोन पे बात करेंगे एक दूसरे से, तुम एक सिंगापुर के बहुत बड़े कंपनी वाले बन जाओ ना, मैं यहाँ पे बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, झांसे में लोगों को लेंगे, जनता को आश्वासन देंगे कि जॉब देंगे, हम पैसे लेंगे और जो मिलेगा उसके लाभ को आधा आधा बांट लेंगे। अब बताओ इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो इसमें फ्रॉड है कि नहीं? विदेश में जाने के लिए इस तरह के आप देखोगे होती है हरकतें, तो ये फ्रॉड है और यह क्या है? एक तरह का इलीगल एक्टिविटी है। ये अनलॉफुल, ये एग्रीमेंट के अंदर आएगा, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा, इसलिए इसको लागू नहीं कराया जा सकता, अनइनफोर्सिएबल है, ये शून्य होगा, वॉइड होगा, ये वैलिड नहीं होगा, और इसमें वैलिडेट कराने का ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ये वॉइडेबल भी नहीं होगा, ये शुरू से ही ये शून्य है, वॉइड है, ठीक है। अब इस तरह के अनुबंध को अगर आप देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो यानी सार्वजनिक नीति के खिलाफ हो, उसको भी हमने कहा कि ये क्या है? यह भी अनइनफोर्सिएबल है, इसको भी हम लागू नहीं करेंगे। जैसे अगर आप ये फ्लिपकार्ट में ऑर्डर कर रहे हो कि लिकर सप्लाई, अल्दो ये फ्लिपकार्ट ने कहा है कि आप खरीद सकते हो हमारे यहाँ से, लेकिन आप जो लोकेशन डाल रहे हो वहां वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, तो आप जो है कंपेल नहीं कर सकते हो फ्लिपकार्ट को कि वो डिलीवरी दे, वो डिलीवरी नहीं दे सकता है आपको।
वो आपको खरीदने से मना नहीं कर रहा है, बट फर्दर डिलीवरी आप दूसरे जगह लीजिए, बियॉन्ड जो है टेरिटरी ये लीजिए। तो इस तरह के जितने एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हैं, या फिर जो है अगर उसमें किसी तरह के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो, धोखाधड़ी हो, वह सब शून्य होते हैं, ठीक, अनइन्फोर्सिएबल होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें यहां पर, तो ये वही दिया है कि A agreed to give 1000 to B as a penalty if he does not his minor daughter to be in marriage. Agreement is opposed to public policy and not enforceable. कह रहा है अगर विवाह में A अपनी नाबालिग बेटी को B को नहीं देता है तो दंड के रूप में B को 1000 रुपए देने के लिए सहमत है। ए कह रहा है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, वो कह रहा है कि अपने आप जो है लड़की से की शादी मेरे यहाँ कर दीजिए, और लड़की अभी माइनर है और कह रहा है कि अगर आप नहीं करोगे मेरे यहाँ शादी तो आपको 1000 रुपए दंड देना पड़ेगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। इट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट अ इनफोर्सिएबल, यह इनफोर्सिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इट्स अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि ये बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अब तो एक हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन भी हो गया कि ये 21 साल, लेकिन ये पूरे भारत के लिए नहीं है, केवल हिमाचल प्रदेश के लिए। पूरे भारत में है कि 18 साल के कम की लड़कियों की शादी नहीं हो सकती है। अगर कोई इसके लिए अपोज कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होगा, क्योंकि सरकार ने इसके लिए रूल बनाया है। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने में आपको जो है कोई भी लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, यह जो है कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा, लागू नहीं कराया जाएगा। ठीक, अब जो है यहां पर दो चीज जो हमने ये कहा कि वेजर और की बात हमने कही, तो वेजर को हम लोग देखते हैं क्योंकि इसी से मिलता जुलता है। अच्छा, वेजर में सबसे बड़ा चीज है, कह रहा है कि एग्रीमेंट इंटर इनटू बाय द वे ऑफ एजर इज नॉट इनफोर्सिबल, यह परिवर्तनीय नहीं है, यह जो है लागू नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि वेजर इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पर्सन प्रोमिसेस टू अदर फॉर हैपनिंग ऑन सर्टेन इवेंट। इसको ऐसे समझते हैं, दो शब्द है, एक है वेजर और एक मिलता जुलता शब्द है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, दो शब्द है, एक को कहते हैं दाव और दूसरे को कहते हैं समाश्रित अनुबंध। दोनों अनसर्टेन पे हैं, दोनों किस पे है? अनसर्टेन इवेंट पे हैं कि कोई घटना अगर होगी तो एक आदमी को फायदा होगा, नहीं होगी तो एक आदमी को फायदा होगा। जैसे अगर मान लीजिए हम और आप एक जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि अगर भारतीय टीम अगली मैच जीत जाएगी तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, और फिर विपरीत में आप कह रहे हो कि अगर ये हार जाएगी तो आप मेरे को 1000 दोगे। देखो, दोनों तरफ से ये चल रहा है, अगर जीतेगी तो मैं 1000 दूंगा, यानी मेरे अकाउंट से 1000 कटेगा, आपके अकाउंट में 1000 जुड़ेगा, मुझे नुकसान होगा, आपको फायदा होगा। और अगर जो है जीत जाएगी तो आप मुझे 1000 दोगे तो मुझे 1000 का फायदा होगा, आपको 1000 का नुकसान। यानी अगर इसमें दो पार्टी है ए और बी, तो आप देखोगे कि इसमें जो है कब एक पार्टी को हमेशा फायदा होगा, एक पार्टी को नुकसान होगा। तो यहां पर एक शर्त है, और वो शर्त किस पे निर्भर है? अनसर्टेन इवेंट पे, कि कोई घटना होगी, उसी घटना के अकॉर्डिंग जो है यहां पर आप देखोगे ये सारी चीजें परिवर्तनीय होगा या अपरिवर्तनीय होगा, इस घटना के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, तो यह कोई भी अगर ऐसा चीज जो एक अनसर्टेन ये फ्यूचर इवेंट पे आश्रित हो, आगे वो घटना होगी या नहीं, जैसे हमने मान लो हम लोगों ने शर्त लगाया कि आज शाम को बारिश होगी तो आप मुझे पनीर पकौड़े खिलाएंगे, और नहीं होगी तो मैं तुमको खिलाऊंगा। यहां पर दोनों तरफ से है। तो पहला चीज तो इसमें जो है अनसर्टेन ये फ्यूचर इवेंट होता है, फर्स्ट इसका इंग्रेडिएंट है कि एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होगा, और दूसरा इसेंशियल है कि एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस होंगे।
पारस्परिक वादा होगा। रेसिप्रोकल का मतलब एक वादा मैं कर रहा हूं, एक वादा आप कर रहे हो। अगर जीती तो मैं दूंगा, हारा तो आप दोगे। बारिश हुई तो मैं पकौड़े खिलाऊंगा, अगर नहीं हुई तो आप पकौड़े खिलाओगे। दोनों तरफ से प्रोमिसेज हो रहे हैं। जब दोनों तरफ से प्रोमिसेज होते हैं तो इसी को कहते हैं पारस्परिक वादा, एक दूसरे से वादा रहा। तो यह जो है इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेज। वेजर के अंदर दो चीज होना हमेशा जरूरी है। अगर हम वेजर कहें, दाव या प्रपंच कहें, तो इसके अंदर दो चीजों का होना एकदम अत्य आवश्यक है। उसमें पहली चीज होना चाहिए कि यह जो है अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे आश्रित हो, और दूसरी चीज होना चाहिए कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेज हो, एक दूसरे से वादा किया गया हो, एक दूसरे से इस बात के लिए। अब तीसरी चीज एक और इसमें आप ऐड कर लीजिए। देखिए वेजर में तीन चीजें हम ये आपके लिए ये कर रहे हैं, यहां समरी इसको नोट करिएगा आप। वेजर के लिए तीन चीजें यहां पर जरूरी है। पहला, एक तो इसमें पहला इवेंट में यहां पर होना चाहिए अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे यह जो है ये आश्रित है, पहली बात। दूसरी बात जो है आपको हम कह रहे हैं कि यह जो है इसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेज होगा, इसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेज होंगे। और थर्ड चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें प्रॉफिट लॉस जैसा चीज होगा, प्रॉफिट और लॉस होगा। एक व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को लॉस हो रहा है। अगर ये तीन चीजें अगर कहीं भी आपको दिखे तो आप क्या कहोगे? कोई दुनिया का उदाहरण आपको दिखे जहां पर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे हो, जिसका निर्णय आप नहीं जानते हो कि क्या होगा, ना आपको पता है ना सामने वाले पार्टी को पता है। दूसरा कि यह जो है ये दोनों एक दूसरे से प्रोमिसेज कर रहे हैं। और तीसरा कि यह जो है इसमें एक व्यक्ति को प्रॉफिट होगा तो दूसरे को नुकसान होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? वेजर कहते हैं। ठीक, इसको किस नाम से हम जानते हैं? वेजर के नाम से जानते हैं। सिमिलर ही इसके जैसा एक आपको और चीज देखने को मिलेगा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेजर में जैसे देखिए ये कह रहा है ए एग्री टू 1000 रुपी ऑफ बी इफ इंडिया ये विंस द मैच। अगर जो है इंडिया मैच जीतती है तो 1000 रुपए ए बी को देगा, और अगर जो है ये सेम अमाउंट अगर ये नहीं जीतती है तो बी ए को देगा। इस तरह के वेजर के कोई भी अगर हो तो भारत के अंदर ये जुआ बैन है, जुआ खेलना बैन है। तो यह क्या है? अनलॉफुल है। हमने पीछे ही पढ़ा ना ये कि जहां पर भी जो है वेजर होगा, वेजर अनलॉफुल के अंदर आएगा। तो यह वेजर के अंदर है इसलिए अनलॉफुल है। ये एग्रीमेंट को लागू कराया जा सकता है। अगर हमने बेट लगाया कि भारत जीतेगा तो आप दोगे, नहीं जीतेगा तो मैं दूंगा, और मैं नहीं दूं तो क्या कोर्ट जा सकते हो? नहीं जा सकते हो, क्योंकि वेजर जो है इंडिया के अंदर वैलिड नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है। तो खुद ही गलत काम कर रहे हो, फिर कोर्ट में जाओगे, उल्टा तुम्हें मारेगा। कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं करा जा सकता, अनइन्फोर्सिबल है। अच्छा, इसी तरह का एक दूसरा चीज है जिसको लागू कराया जा सकता है एकदम सिमिलर, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित अनुबंध, जिसमें ये इसके जो है पॉइंट्स देखिए हम आपको लिख रहे हैं। पहला इसमें भी होगा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ठीक, दूसरा जो हमने ये कहा था कि इसमें ये क्या होगा? रेसिप्रोकल प्रोमिसेज। तो यहां पर कोई भी रेसिप्रोकल प्रोमिसेज नहीं होगा। देखिए हम लिख रहे हैं बड़े बड़े अक्षर में, नो रेसिप्रोकल प्रोमिसेज। यही पॉइंट पे ये अंतर है, इसको एकदम जो है रेड कर लीजिएगा आप, ये कभी जीवन में नहीं भूलना है। नो रेसिप्रोकल प्रोमिसेज। और तीसरा चीज जो है ये इसमें लॉस और प्रॉफिट इसमें भी होगा ये। तो इसमें प्रॉफिट ही आपको देखने को ज्यादा मिलेगा, मेयरली कभी कभी लॉस होता है एक पार्टी को।
ठीक, अब यहां पर देखिएगा, ये इसी पॉइंट पे यह जो है दोनों आपको निर्भर है। अब एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि यह जो है ये मालवीय एकेडमी मुझसे बड़ी खुश हुई और मालवीय एकेडमी ने हमसे एक शर्त लगाया कि सर अगर आपकी शादी 2026 तक हो जाती है और आपको बेबी होता है सेम ईयर में 2026 में, हाँ पॉसिबल है, अगर मान लो जनवरी वगैरह ये फरवरी में शादी हो तो दिसंबर तक पॉसिबल है। ठीक, ये अगर ऐसा इवेंट होता है तो मैं आपके बच्चे के नाम जो है 1 करोड़ रुपए जमा कर दूंगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, तो फिर हमको कुछ नहीं करना है, यानी हमको केवल फायदा ही फायदा, पैसा ही पैसा, घाटा कुछ नहीं है। ये फ्यूचर इवेंट पे है ना, फ्यूचर इवेंट पे क्या मेरे तरफ से कोई प्रॉमिस मिला? नहीं, मेरे तरफ से कोई प्रॉमिस नहीं, केवल एक तरफ से प्रॉमिस है, यूनिलेटरल यहां पर है, ये नो रेसिप्रोकल है। यहां पर जो ये प्रॉमिस है वह जो है एक ही तरफ के प्रॉमिस पे आधारित है। ठीक, एक ही तरफ के कुछ करने या न करने पे आधारित है और इसमें हमको केवल फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं है। अगर ये मेरी शादी 26 तक हुई और ये बेबी हुआ तो फिर मुझे फायदा ही फायदा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इसको कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखो वहां पर था दोनों पार्टी, अगर इसी में हम आगे जोड़ देते, अगर ये 2026 में नहीं होती तो उल्टा मुझे 1 करोड़ मालवीय एकेडमी को देना पड़ता, तब हो जाता वो जुआ या दाव या वेजर। लेकिन इस मामले में यह जुआ दाव वेजर नहीं होगा। ठीक, यहां पर यह जुआ दाव वेजर नहीं होगा। तो आप देखोगे कि यह जो है क्या होगा, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होंगे। कब तक वैलिड होंगे? ये तब तक वैलिड होगा जब तक फ्यूचर इवेंट घट न जाए। अगर मान लो फ्यूचर इवेंट नहीं हुआ, टाइम पास, तो ये खत्म हो गया, शून्य हो गया। लेकिन अगर हो गया तो वैलिड है, तो इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। कहीं आपको लिखे कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लिखना यस ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या वेजर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लिखना नो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बात समझ में आई है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही जो है ये यूनिलेटरल का और बायलेटरल का ये आपको ध्यान देना। ये सारी चीजें जो है एक टेबल के रूप में आपके सामने मैंने यहां पर कर दिया है। तो आज के क्लास में आप जो है इतनी चीजों को ये करके आओगे। अगले क्लास में हम लोग जो है डिस्चार्ज ऑफ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसके साथ जो उसके पीवाईक्यूज हैं उसको कर लेंगे। तो आज का क्लास मुझे उम्मीद है कि बहुत मजा आया होगा, फिर पुराने जैसा ही। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।